हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 17 सितंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इंडियन एक्सप्रेस का मेक रूम फॉर हर। इसमें हम बात करेंगे वुमेन्स का जो एनरोलमेंट है मेडिकल कॉलेजेस में वो लगातार बढ़ रहा है, जो कि वेलकम रिजल्ट्स है इंडिया के लिए और ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सो इसी से रिलेटेड आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बेस्ड आर्टिकल है, आपको ऐसे मेंस दोनों के लिए काम आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियलाइजिंग द रूरल अर्बन कंटिन्यूम। ये आर्टिकल द हिंदू में कल आया हुआ था, चूँकि हम कल कवर नहीं कर पाए थे। सो आज इसको कवर करेंगे, एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। इसमें बात करेंगे कि इंडिया को स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज की भी ज़रूरत है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, लगातार यूपीएससी में इस तरह इसी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में। ठीक, सो ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस आप सर्च कर लीजिए, डायरेक्टली मिल जाएंगे, या फिर नीचे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो लिंक भी होगी, उसमें भी आप क्लिक करेंगे तो भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। उसमें हम आपको बहुत सारा कंटेंट जो है डालकर देते हैं, समरी वे में जो है बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ डालते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है मेक रूम फॉर हर। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। GS2 एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसे के पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ऐसे आपको पूछे जाते हैं। आर्टिकल डेटा बेस्ड है, सो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कई बार आपको डेटा बेस्ड चीज़ें पूछ ली जाती है प्रीलिम्स के लिए, हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल मेनली जो स्टेम फील्ड है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इनमें महिलाओं का जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है और हमेशा से ये एक चिंता का विषय रहा है। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट जो आई है उसमें ये पता चला है कि जो मेडिकल साइंस है उसमें लगातार वुमेन्स का एनरोलमेंट बन रहा है। इसका मतलब आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ऐसा होगा कि 50% डॉक्टर्स फीमेल होगी और 50% डॉक्टर्स मेल होंगे। ठीक, सो उसी से रिलेटेड यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। आर्टिकल शुरू करते हैं। One of the lacunae in the documentation of India medical history has been the fact that it covers little of the lives and struggle of women doctors. The journey of Anandibai Joshi, Kadambini Ganguly, or Hemavati Sen, some of India's first female doctor, into popular conscience might have been impeded by the fact that there were so few women who studied medicine in the late 19th and early 20th century that their stories got archived as exception. So, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेडिकल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंटेशन में वो ये है कि बहुत कम चीज़ें हैं वुमेन डॉक्टर्स से रिलेटेड कवर करने के लिए। वुमेन डॉक्टर के स्ट्रगल्स को, वुमेन डॉक्टर्स की लाइफ को कवर करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वुमेन डॉक्टर बहुत कम बन पाई थी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में। कुछ ही नाम हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे कि आनंदीबाई जोशी हो गए, कादम्बनी गांगुली हो गई, हेमावती सेन हो गए। ये इतने कम नाम हैं कि इन्हें हम एक्सेप्शन की तरह देख सकते हैं। सो मेडिकल हिस्ट्री में जो वुमेन्स डॉक्टर हैं वो बहुत कम रही हैं अगर आप 18th, 19th और 20th सेंचुरी की बात करेंगे। पर पिछले एक दशक में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। डेटा फ्रॉम ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन शोज एन अपवर्ड ग्राफ इन द एनरोलमेंट ऑफ वुमेन इन मेडिसिन। जो मेडिसिन में एनरोलमेंट है महिलाओं का वो लगातार बढ़ रहा है। For every 100 men, there were 100 women enrolled in medical college in 2021। इसका मतलब हर 100 लड़के जो एनरोल हो रहे हैं उसमें 100 महिलाएं भी एनरोल हो रही हैं, 100 लड़कियां भी एनरोल हो रही हैं, और 2020-21 का ये डेटा है। दिस वॉज एन इंक्रीज फ्रॉम 88 इन 2011-12 per 100 men to 110 in
2019 2020। इसका मतलब 2011-12 में टोटल 88 वुमेन्स एनरोल हो रही थी अगेंस्ट 100 मैन। 2019 में ये नंबर 110 पहुंच गया था। इसका मतलब 100 लड़के एनरोल होते थे और 110 लड़कियां एनरोल हो रही थी मेडिकल साइंस कॉलेजेस में। हालांकि पेंडेमिक के बाद ये जो नंबर है ये थोड़ा सा स्लाइटली कम हो करके कहाँ पहुंच गया, 100 पर पहुंच गया। अब 100 लड़के और 100 लड़कियां ये एनरोल हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। सो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं हैं वो सब्जेक्ट्स ले रही हैं जो कि जनरली मेल लिया करते थे, जैसे कि कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी। इन फील्ड में भी जो लड़कियां हैं वो डॉक्टर्स बन रही हैं और इन्हीं स्ट्रीम्स को सिलेक्ट कर रही हैं। This upsurge is a welcome alignment of aspiration and opportunity and the work of generation of attitudinal shift. So obviously ये जो शिफ्ट हो रहा है ये एक कहीं ना कहीं जो एटीट्यूडनल चेंज है उसका रिजल्ट है। जो लोगों का नज़रिया बदल रहा है एजुकेशन को लेकर के, ये उसका जो है रिजल्ट है ओवरऑल अगर हम देखें तो, है ना। और इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें भी रोल प्ले करती है, जैसे कि लोगों की एस्पिरेशन, अपॉर्चुनिटी, ये सारे एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट होंगे। Women are no longer willing to be thwarted by the societal expectation of marriage, motherhood, or premium placed on care, work at home, notwithstanding their professional qualification. सो अब महिलाओं को आप देखेंगे तो आज की महिलाएं जो हैं इतना ज़्यादा नहीं सोच रही कि उन्हें शादी करनी है या फिर उन्हें माँ बनना है। ये सारी जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है ये उनके एजुकेशन को बिल्कुल नहीं रोक रही। अगर आप देखेंगे आज महिलाओं का ये मानना है कि अगर मैंने जॉब नहीं ली तो मुझे रोटी ही बनानी पड़ जाएगी, इस तरह की टेंडेंसी आ गई है। इसलिए वो ये सोचती हैं कि वो भी इंडिपेंडेंट रहें, अपने हस्बैंड के साथ काम करें और ऑब्वियसली वाइफ एंड हस्बैंड दोनों मिलके हाउस होल्ड के जो भी काम है बराबरी से करें। एक के ऊपर सब कुछ नहीं आना चाहिए। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्वलिटी मेंटेन होना शुरू हो चुकी है अगर महिलाएं भी एजुकेशन ले रहे और जॉब करना शुरू करें। सो ये एक टेंडेंसी हमें देखने को मिल रही है जो कि हमारे इंडिया की न्यू वुमेन कैटेगरी में आ सकते हैं, है ना। जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये जो 21st सेंचुरी है ये न्यू वुमेन सेंचुरी है। सो ये न्यू वुमेन कैटेगरीज में ही ये महिलाएं आएंगी। The ASH data bears this out. From just 7 women against 312 men in 2012-13 in cardiology, the number rose to 78 against 220 men in 2020 and 21. So कार्डियोलॉजी में 2012-13 में केवल 7 महिलाएं थी और 312 लड़के जो है एनरोल हुआ करते थे। अब ये नंबर चेंज हुआ है 2020-21 में और 78 वुमेन एनरोल हुई है और 220 लड़के एनरोल हुए हैं। और इन ऑन्कोलॉजी 2012-13 में केवल 29 महिलाएं थी अगेंस्ट 95 मैन। ये नंबर चेंज होकर 2020-21 में क्या पहुंच गया, 116 वुमेन अगेंस्ट 123 मैन। सो ऑन्कोलॉजी जो स्ट्रीम है, फील्ड है, उसमें भी लगातार महिलाएं जो हैं एनरोलमेंट ले रही है। न्यूरोलॉजी में देख लेते हैं 2012-13 में केवल 9 वुमेन थी, 118 मैन थे। 2020-21 में ये बढ़ करके 78 वुमेन अगेंस्ट 173 मैन हो चुके हैं। सो लगातार जो सिर्फ और सिर्फ मेल का फील्ड हुआ करता था वहाँ पर भी जो महिलाएं हैं वो एनरोलमेंट ले रही हैं, वो स्ट्रीम में भी एनरोलमेंट ले रही हैं जो कि सिर्फ लड़कों के द्वारा चूज़ किया जाता था और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाउएवर, डिस्पाइट द प्रोजेक्शन दैट almost half of Indian surgeon in the coming decade will be female, and as the Arjikar rape and the murder of a doctor in Kolkata has shown yet again, the system remains unprepared to receive women in its fold. लगभग कंफर्म है कि जो अगला डिकेट होगा उसमें हमारी जो हाफ ऑफ सर्जन्स होंगे वो महिलाएं होंगी और हाफ ऑफ सर्जन मैन होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी रीसेंट जो आरजीकर इंसिडेंट हुआ है वो ये एक बार फिर बता रहा है कि जो हमारा सिस्टम है वो अभी भी वुमेन को रिसीव करने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। सेक्सिज्म इन द क्लासरूम,
and the workplace, absence of basic facilities such as changing rooms and washrooms, inadequate security arrangement, and little protection against violence, large and small, are the function of masculine imagination of workplace. So अभी भी workplace safe नहीं है. क्लासरूम वर्क प्लेस पे सेक्सिज्म होना ये बहुत कॉमन है. बेसिक फैसिलिटी नहीं है, चेंजिंग रूम्स नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, सीसीटीवी कैमरास नहीं है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, और डॉक्टर्स के अगेंस्ट में वायलेंस हो रहे हैं. छोटे बड़े वायलेंस तो हो ही रहे हैं, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो. वुमेन के अगेंस्ट में भी बहुत ज़्यादा वर्बल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है. सेक्सुअल असॉल्ट भी बहुत तरीके से उन्हें फेस करना पड़ रहा है. सो ओवरऑल देखें तो जो वर्क प्लेस है वो अभी भी उनके लिए सेफ़ नहीं है. As more women enter medicine, this is an opportune moment to fix all that is broken. जैसे जैसे महिलाएं बढ़ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जितनी भी चीज़ें है ना अभी टूटी पड़ी हुई हैं, जो जो ख़राब हो रखी हैं, उसे हम फिक्स करें. It could be begin with more women in leadership role who realize that it is not the late night shift that are the problem, but the fact that women need to be worried about them in the first place. So कैसे फिक्स किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लीडरशिप रोल दिया जाए, और उन महिलाओं को लीडरशिप रोल दिया जाए जो ये समझ सके कि लड़कियों की नाइट शिफ्ट प्रॉब्लम नहीं है. लड़कियों का ये सोचना कि नाइट शिफ्ट वो कैसे करेंगी, क्या उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये प्रॉब्लम है. चिंता की बात ये नहीं है कि नाइट में बाहर जाना है. नाइट में बाहर जाएंगे तो क्या क्या उनके साथ हो सकता है, और ये चीज़ों का डर, ये प्रॉब्लम है. इस डर को हटाना है, और जो प्रॉब्लम है वो लड़के हैं, यहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं. सो महिलाओं को प्रोटेक्शन होना चाहिए कि वो खुलकर रात में जाएं, दिन में जाएं, दिन में काम कर सकें, रात में काम कर सकें, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा सके. सो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो करने की ज़रूरत है. एटीट्यूडल चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोसाइटल चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ आप कितने भी भयानक लॉ ले आइए, कितना भी जो है बड़ा पनिशमेंट ले आइए, इससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है. जब तक समाज में जो है चेतना नहीं आएगी और बदलाव जो है अंदर से नहीं आएगा, तब तक के पॉसिबल नहीं है. जब तक एटीट्यूडनल चेंज और सोसाइटल चेंज नहीं होगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है. सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था. होपफुली आर्टिकल क्लियर हो गया होगा. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रियलाइजिंग द रूरल अर्बन कंटिन्यूम. ये आर्टिकल द हिंदू में आया है. GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है. आर्टिकल में हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे. अगर हम आर्टिकल के फ्रेमवर्क की बात करें तो ओवरऑल जो आर्टिकल की थीम है वो क्या है कि रूरल एरिया का जो डेवलपमेंट है और अर्बन एरिया का डेवलपमेंट है, दोनों कंपार्टमेंट में किया जा रहा है, दोनों को अलग अलग किया जा रहा है. सो यहाँ पर हमारा जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रूरल अर्बन एरिया का जो डेवलपमेंट है, जो टाउन और विलेज है उनका डेवलपमेंट मर्ज करके करना चाहिए. इसी के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि क्यों जो है हमें रूरल अर्बन एरिया का डेवलपमेंट साथ में करने की ज़रूरत है. चीज़ें क्लियर है. मेंस में क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, डू यू एग्री दैट इंडिया नीड्स स्मार्ट सिटी एज वेल एज स्मार्ट विलेज. इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में आपको कई बार पूछा गया है. 2016 में आया है मेंस में, 2017 में आया है. ठीक. सो स्मार्ट विलेज कौन सी स्कीम के थ्रू बना रहे हैं, रर्बन स्कीम के थ्रू स्मार्ट विलेज बनाने की कोशिश की जा रही है. और स्मार्ट सिटी के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अमृत मिशन हो गया. सो अलग अलग तरह के स्कीम्स चलाई जा रही है स्मार्ट सिटी के लिए. सो इंडिया को स्मार्ट सिटी की जितनी ज़रूरत है उतनी ही स्मार्ट विलेज की भी ज़रूरत है. इस तरह का आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है. अब आर्टिकल के बारे में बात करते हैं. This century is supposed to be India's urban century due not only to massive demographic shift with the country soon becoming more urban than rural, but also to the demand for infrastructure required to support this large shift. सो ये जो सेंचुरी है इंडिया की, ये अर्बन सेंचुरी रहने वाली है. 21st सेंचुरी अर्बन सेंचुरी रहेगी. अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो 30% पॉपुलेशन आपकी 2011 सेंसस के हिसाब से ऑलरेडी
अर्बन एरिया में रह रही है, ये परसेंटेज लगातार बढ़ते चला जा रहा है। 2047 में ये परसेंटेज लगभग 53 के अराउंड होने वाला है। इसका मतलब 2047 तक जब हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, डेवलप्ड इंडिया करना चाहते हैं, तब तक के हमारी जो पॉपुलेशन होने वाली अर्बन एरियाज़ में वो 53% के अराउंड रहने वाली है। इसका मतलब जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होंगे, रूरल एरिया में वो लोग कम होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होते जाएगा वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और रूरल एरिया की पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। सो देयर इज़ अ मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हमें देखने को मिलने वाला है। दूसरा क्या है रीज़न? दूसरा रीज़न ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अर्बन एरिया में जब लोग शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो होगी अर्बन एरिया की, उसे फुलफ़िल करना होगा। और सिर्फ अर्बन एरियाज़ ही नहीं, जो छोटे छोटे टाउन हैं, जो टायर 3 सिटीज़ है, वहाँ पर भी जो लोग रह रहे हैं उनकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होंगी और उसे भी गवर्नमेंट को फुलफ़िल और एड्रेस करना पड़ेगा। सो जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है वहाँ पर बहुत मैसिव डेमोग्राफिक चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अर्बन एरियाज़ और अर्बन एरिया के आसपास के जो सैटेलाइट एरिया हैं, जो टाउन्स हैं, वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इंडिया इन चैलेंजेस को एज अ जो है रूरल एरिया और अर्बन एरिया की तरह देख करके एड्रेस कर रहा है। लेकिन इंडिया को इसे जो है कैसे देखने की ज़रूरत है? अर्बन रूरल कंटिन्यूम की तरह देखने की ज़रूरत है। अर्बन रूरल कंटिन्यूम मतलब क्या है कि टाउन और विलेज को मर्ज करके देखने की ज़रूरत है। दोनों एरियाज़ के डेवलपमेंट पर एक साथ फोकस करने की ज़रूरत है। कंपार्टमेंटलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि कंपार्टमेंटलाइजेशन के कारण कई ऐसे टाउन हैं जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। आगे हम इसे डिटेल में और समझेंगे। सो इश्यूज़ क्या क्या हैं पहले ये देख लेते हैं। सबसे बड़ा इशू है ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस इन द रीसेंट टाइम्स, है ना। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस होने के कारण जो लोकल गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत की अगर हम बात कर लें, रूरल बॉडीज़, इनके पास फाइनेंसेस है ही नहीं। सब कुछ केंद्र सरकार के पास है, फिर राज्य सरकार के पास है और नीचे पैसा पहुंच ही नहीं पाता है। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पंचायत है या फिर अर्बन गवर्नमेंट है, इनके पास टैक्स इकट्ठा करने की इतनी ज़्यादा पावर होती नहीं है। और अगर टैक्स इकट्ठा भी करते हैं तो केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास वो टैक्स जाता है, इनको पैसा कम मिलता है। जो फंड मिलते हैं वो भी टाइड फंड होते हैं, टाइड नेचर के होते हैं, मतलब कंडीशनल होते हैं कि कोई स्कीम उनको इम्प्लीमेंट करनी है, स्वच्छ भारत के लिए फंड मिला और अर्बन लोकल बॉडी जो है स्वच्छ भारत के लिए जो भी पैसा मिला है उसको इस्तेमाल करेगी और उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट देगी। कुछ फंड परफॉर्मेंस बेसिस पे मिलते हैं, अनटाइड फंड्स इनके पास बहुत कम होते हैं। सो बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर जो अप्रोच है डेवलपमेंट की वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है। लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहे हैं, सरकार अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। सो अगर यहाँ पर जो पंचायत है या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ है उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए, तो उन्हें फाइनेंशियली ऑटोनॉमी दी जाए, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो लोगों की नीड के हिसाब से किया जा सकता है। सो पहला इशू हमारा ये है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस हैं, जिसके कारण जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है लोगों की वो फुलफिल नहीं हो रही है। नेक्स्ट इशू क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम सच एज स्वच्छ भारत मिशन and Amrut Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation launched by the NDA government at the center miss the अर्बन रूरल कंटिन्यूम। ठीक, सो जो आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम है जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हो गया, अमृत मिशन हो गया, ये ऐसे मिशन हैं जो कि एनडीए ने लॉन्च ज़रूर किए हैं, लेकिन ये जो मिशन है इसने अर्बन रूरल कंटिन्यूम को मिस किया है। रूरल एरिया का अलग डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बन एरिया का अलग डेवलपमेंट हो रहा है। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अमृत विच इनिशियली कवर्ड 500 cities but now has been extended to all statutory towns. However, these towns account for only a portion of the
अर्बन पॉपुलेशन। अमृत जो स्कीम लाई थी, शुरू में 500 सिटीज़ कवर की गई थी, उसके बाद जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं सबको कवर कर लिया गया था, लेकिन इसमें जो कवर होने वाली अर्बन पॉपुलेशन है वो कंप्लीट पॉपुलेशन इस स्कीम के अंदर अभी भी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहाँ पर रह रहे हैं? सेंसस टाउन में रह रहे हैं और अर्बन विलेजेस में रह रहे हैं। सेंसस टाउन मतलब ये वो हिडन टाउन्स हैं जो कि, है ना, स्टैट्यूटरी टाउन्स नहीं है, जिसे डिक्लेयर नहीं किया है कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एरिया है, लेकिन ये आसपास के कई सारे ब्लॉक एरिया है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और ये एरिया भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सो जो आपकी अमृत स्कीम है वो तो सिर्फ स्टैट्यूटरी टाउन्स के लिए, तो जो सेंसस टाउन होंगे या फिर जो अर्बन विलेजेस होंगे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। This area are contiguous with census town adjoining statutory town and urban villages accommodating large number of migrant and informal workers. So जो आपके सेंसस टाउन होते हैं वो स्टैट्यूटरी टाउन से लगे हुए होते हैं। आपके जो अर्बन विलेजेस हैं, जनरली आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, दिल्ली के आसपास बहुत सारे एरियाज़ में, दिल्ली तो बहुत महंगा है, आसपास के एरियाज़ में जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वो आसपास के विलेज एरिया में रहते हैं। सो ये जो एरिया है ये इसे अर्बन विलेज कहा गया है। इनकी रिक्वायरमेंट कोई पूरी नहीं कर रहा है, ना ही रूरल एरिया में आ रहे हैं ना ही ये अर्बन एरिया में आ रहे हैं। और चूँकि हमारे यहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन है, अर्बन एरिया के लिए अलग स्कीम, रूरल एरिया, सो ये सारे जो टाउन्स हैं जो कि हिडन टाउन है, जो अर्बन विलेजेस हैं, ये सब के सब इनकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। When urban infrastructure for liquid waste such as sewage treatment plant is designed and funding is sought under Amrut, this contiguous area do not qualify for funding. So यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जब मान लीजिए कि लिक्विड वेस्ट प्लांट बनाना है और उसकी फंडिंग अमृत से हो रही है, तो ये जो अर्बन विलेजेस होंगे या फिर सेंसस टाउन होंगे ये तो एलिजिबल ही नहीं होंगे, ये तो क्वालिफाई ही नहीं होंगे। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं बनेगा, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनेगा ही नहीं। सो हम यहाँ पर ट्रिक मिस कर रहे हैं। हम जो कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं उसके कारण बहुत सारे ऐसे टाउन हैं जो कि डेवलप अपने आप हो रहे हैं। अगर ये टाउन हमने डेवलप नहीं किया तो अल्टीमेटली क्या होगा? माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन कहाँ होगा? अर्बन एरिया में। और अर्बन एरिया में अगर माइग्रेशन होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि अर्बनाइज ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लोगों को अर्बन एरिया एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। इसलिए हमें स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट अर्बन विलेजेस भी चाहिए, हमारे स्मार्ट विलेजेस की भी ज़रूरत होगी। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्हें टाउन और विलेज को मर्ज करके डेवलपमेंट के बारे में विचार करना चाहिए। अब क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। In the context, the framework established by 73rd and 74 Constitution Amendment needs to be revisited and strengthened. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नेंस मॉडल है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दोबारा रिविज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको याद हो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट में 73rd में नहीं है, इसको याद रखें, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनाई गई है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि डीपीसी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है जनरली वो जो पंचायत लेवल की बॉडी होती है और जो अर्बन एरिया की बॉडी होती है उसको मर्ज करती है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि यार ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। सो जो डीपीसी है जिसके थ्रू हम इंटीग्रेटेड प्लानिंग करते हैं, अगर आप उसका अभी करंट स्टेटस देखें तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो डीपीसी के ऊपर हावी है। तो ब्यूरोक्रेसी ही सारी चीज़ें डिसाइड करती है, जो कि हम नहीं चाहते क्योंकि वो भी एक तरीके से
टॉप टू बॉटम अप्रोच है, हम क्या चाहते हैं, बॉटम टू अप अप्रोच रहे। सो हम क्या चाहते हैं कि डीपीसी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, इसलिए जो गवर्नेंस मॉडल है उसको बदलने की ज़रूरत है और डीपीसी को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कैन हेल्प एड्रेस द चैलेंज ऑफ अर्बन रूरल कंटिन्यूम। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड प्लानिंग है ना, डीपीसी के थ्रू हम करते क्या है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग करते हैं। रूरल एरिया और अर्बन एरिया की जो भी रिक्वायरमेंट है उसे एक साथ प्लान किया जाए और उसके बाद उसे एड्रेस किया जाए, तो जो इश्यूज़ हैं वो आसानी से एड्रेस हो सकेंगे। स्मार्ट विलेज भी डेवलप होगा और स्मार्ट सिटी भी डेवलप होगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कोलोबरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कर सकते हैं। वही सेम चीज़ है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, कोलोबरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ऑलमोस्ट सेम जो है चीज़ें बार बार रिपीट की जा रही है ना, आर्टिकल में कर रही है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखा है। तो कोलोबरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कर सकते हो आप। अब स्वच्छ भारत अर्बन, स्वच्छ भारत रूरल, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाए तो टाउन में भी बनाओ, अर्बन एरियाज़ में भी बनाओ, तो जो हिडन टाउन है वहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी वो भी फुलफ़िल हो पाएगी। जो हिडन टाउन अभी तक छुपे हुए हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या करना है, एनहांस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो देना ही पड़ेगा, जब तक आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं देंगे तब तक के बॉटम अप अप्रोच हो ही नहीं पाएगी। जब तक कि आप पैसा नहीं दोगे किसी को तो एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता, डेवलपमेंट अच्छे से हो ही नहीं सकता, लोगों की नीचे जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं उनकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें आपका वे फॉरवर्ड में आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है। रिसेंटली जो आपके ऑथर हैं उन्होंने केरला में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात की थी, तो उनसे बात करने के बाद उन्हें एक चीज़ क्लियर समझ में आई कि रिसेंटली एक सॉलिड वेस्ट लैंडफिल साइट प्रपोज की गई थी इन द पेरीफेरी ऑफ टाउन, उसे विड्रॉ करना पड़ा ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। ठीक, सो अर्बन एरिया के पास में एक टाउन था, वहाँ पर एक सॉलिड वेस्ट लैंडफिल साइट प्रपोज की गई कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट लैंडफिल साइट बनाई जाएगी, लेकिन उसे विड्रॉ करना पड़ा इस प्रपोजल को क्योंकि पब्लिक का प्रेशर था। ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि बोथ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉल अंडर द सेम मिनिस्ट्री। जो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो सेम मिनिस्ट्री के अंदर आ रही थी, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। अदरवाइज़ जो अदर स्टेट है वहाँ पर बहुत टाइम लग जाता क्योंकि कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली यहाँ पर यही कह रहा है कि इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है अर्बन एरियाज़ के लिए भी है, टाउन्स के लिए भी है, अर्बन विलेजेस के लिए भी है, इसलिए हमें है ना जो डेवलपमेंट नीड है उसे कंपार्टमेंटलाइजेशन में ना देख करके रूरल अर्बन कंटिन्यूम में देखने की ज़रूरत है, दोनों को मर्ज करके देखने की ज़रूरत है। दैट्स इट, ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। आपको ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया को स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज की भी ज़रूरत है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।